नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पीयूष प्रवाह पाठ्य पुस्तिका का पाठ 2 सत्य के प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं और इसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ये महात्मा गांधी का आत्मकथा का अंश है। सबसे पहले हम महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिकार का अर्थ होता है विरोध। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित थी। आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्मदिवस गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ। उसके बाद हम पाठ परिचय देख लेते हैं। इस पुस्तक में गांधी जी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। पाठ का सभ्य पोशाक में अंश यहाँ विद्यार्थियों को छद्म आकर्षण से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है। वही बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बंधती है। आत्मिक शिक्षा हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है। शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग व समरसता से साक्षात्कार कराया है। तो खादी का जन्म में स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। गांधी जी कह रहे अन्नाहार का अर्थ होता है अन्न का आहार अर्थात शाकाहारी भोजन। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास। तो गांधी जी कह रहे हैं कि अन्नाहार पर मेरा विश्वास दिन पर दिन बढ़ता गया। सॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। तो गांधी जी कह रहे हैं कि जब मैंने लेखक सॉल्ट की पुस्तक पढ़ी, कौन सी पुस्तक? आहार पर आधारित पुस्तक, आहार विषय पर आधारित पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो मेरी जिज्ञासा और अधिक बढ़ी। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। यानी कि आहार विषय से संबंधित जितनी पुस्तकें मुझे फिर मिली और मैंने सबको पढ़ डाला। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पैगंबर का अर्थ होता है धर्म प्रवर्तक। यानी आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग ज्ञानियों के, अवतारी पुरुषों के, पैगंबरों के आहार के संबंधित कि उनके आहार कैसे होते थे उस विषय पर उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस एक दार्शनिक थे। ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है इसी किताब में, किस आहार नीति नामक किताब में। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोगी करने की पद्धति का समर्थन करते थे। यानी आहार में ही थोड़ा हेर फेर करना, यानी बदलाव करके और पौष्टिक आहार के द्वारा रोगी को निरोगी बनाने की पद्धति का वे समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिसन स्वयं अन्नाहारी थे और बीमारों को केवल अन्नाहार की सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। मतलब
लेखक यहाँ पर गांधी जी हैं और वे कह रहे हैं कि इन सब जब मैंने आहार विषयक पुस्तकों को पढ़ा तो उनका मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उस किताबों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैंने अपने आप को अन्नाहारी बनाने का निश्चय कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी। आरंभ में मेरे मन में एक बात थी, यदि मैं अन्नाहारी रहूँगा तो रोगों से मुझे मुक्ति मिलेगी, यानी रोग से मैं मुक्त रहूँगा। बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी और बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि हो गई, अर्थात मैंने सोचा कि यदि मैं अन्नाहारी रहूँगा तो मैं पाप, जीव हत्या के पाप से बच जाऊँगा, है ना। तो इसीलिए धार्मिक दृष्टि फिर गांधी जी की सर्वोपरि हो गई। इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही ना सकूँगा। देखिए, गांधी जी के एक मित्र को चिंता थी कि यदि वे मांस नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, बेवकूफ़ कहलाएंगे और अंग्रेज समाज में मिल नहीं सकेंगे, यानी मिलजुल नहीं सकेंगे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, देखिए आगे। वे जानते थे कि मैं अन्नाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ और मेरे मित्र को पता था कि मैं अन्नाहार से संबंधित किताबें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊँगा, यानी मैं मन से भी भ्रमित हो जाऊँगा। प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मुझे जो करना है उसे भूल जाऊँगा, अर्थात मैं अपने लक्ष्य को भूल जाऊँगा और पोथी पंडित बन बैठूँगा। पोथी पंडित का अर्थ होता है पढ़ाकू बनकर रह जाऊँगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता यानी बुलाया। वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ हॉर्बन भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, यानी किसी काम का न था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगवाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता। फिर भी मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या है? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे ग्रह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। राह देखना यानी मेरी प्रतीक्षा करो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझना पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या। लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। कटुता का अर्थ होता है कड़वाहट। उनके सारे प्रयत्न के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका। अर्थात मुझे पता था कि ये जो मेरे लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके प्रेम को मैं समझ सका कि वह मुझे सभ्य बनाना चाहते हैं, अंग्रेजों के बीच उठने बैठने लायक बनाना चाहते हैं। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। देखिए यहाँ पे क्या बताया कि वे मुझे विक्टोरिया होटल ले गए, मेरे मित्र, जिसका उन्हें कड़वा अनुभव हुआ, यानी महात्मा गांधी को वहाँ का कड़वा अनुभव हुआ। वहाँ पर सबसे पहले सूप भेजा गया और गांधी जी ने वहाँ पर पूछ लिया कि इस सूप में मांस है या नहीं, और यह सुनकर उनके मित्र को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने गांधी जी को वहाँ से अन्नाहार के भोजनालय में जाने के लिए कह दिया और गांधी जी वहाँ से उठकर चले भी गए। किंतु अन्नाहार वाला भोजन गृह बंद हो गया था और उस दिन भर पूरी रात उन्हें भूखी काटनी पड़ी। पर इस घटना का उनकी मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। अब यहाँ पर गांधी जी
अपने मित्र के मन का डर दूर करना चाहते हैं। उनके मित्र का मन का डर था कि कहीं मैं अन्नाहारी बनकर अंग्रेज़ों के बीच घुल मिल नहीं पाऊँगा, असभ्य बना रहूँगा, तो वे मुझे सभ्य बनाना चाहते थे। तो अब गांधी जी ने सोचा कि अब मैं अपने मित्र के मन के इस डर को दूर करूँगा। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा। गांधी जी ने निश्चय किया अब मैं जंगली यानी असभ्य नहीं रहूँगा। सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अन्नाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। फिर गांधी जी ने सोचा कि मैं अंग्रेजों की सभ्यता की विशेषताओं को मैं ग्रहण करूँगा और उनके समाज में रहने योग्य बनूँगा और ऐसा करके मैं अपनी अन्नाहारी की विचित्रता को छिपा लूँगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। मैंने अंग्रेजों की सभ्यता सीखने के लिए, सामर्थ्य का अर्थ होता है शक्ति, परे का अर्थ होता है हटकर, छिछला का अर्थ होता है हल्का। तो मैंने अंग्रेजों की सभ्यता सीखने के लिए अपने सामर्थ्य से हटकर और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का हल्का रास्ता अपनाया। विलायती होने पर भी बम्बई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे, इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शिलिंग उस समय की मुद्रा है। उस जमाने के लिहाज से तो यह कीमत बहुत ही कही जाएगी। चिमनी टोपी सिर पर पहनी, इतने से संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे 10 पाउंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। और इतने में मेरे को संतोष नहीं हुआ तो मैंने क्या किया कि जहाँ पर अंग्रेज शौकीन लोग कपड़े सिलवाते थे वहाँ पर मैंने 10 पाउंड देकर रातों रात शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंदी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था। उस समय बंदी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार के खिलाफ था और इसीलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। इसीलिए गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथों से टाई बांधने की कला को सीखा। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलते थे, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधे मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश के साथ रोज लड़ाई चलती थी। और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ को मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था। और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। समाज का यहाँ पर लिया है अंग्रेज लोगों के बीच में बैठे बैठे जब वह यदि टोपी अपने सिर से हटाते, बाल बिगड़ जाते तो वे अपने हाथ से उस बालों को फिर से संवारते थे। ये क्रिया उनके चलती थी। पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी न थी। टीम टाम का अर्थ होता है सलीका। मतलब अंग्रेजों का इतना सलीका जो मैंने अपनाया वही काफ़ी नहीं था। अकेले सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता है। फिर गांधी जी ने सोचा कि केवल सभ्य पोशाक पहन लेने से सभ्य नहीं बन जाऊंगा। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। फिर मैंने यहाँ की सभ्यता को सीखने के लिए और कौन कौन से बाहरी गुण होने चाहिए मुझ में, वो भी मैंने जान लिए थे और वो मैं सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा है और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा भी थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। एक सत्र के करीब 3 पाउंड जमा किए। कोई 3 हफ्ते में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते न थे क्योंकि उन्हें संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए पैर जो उनके जब वह नृत्य सीखते थे तो तालबद्ध पैर पढ़ते न थे। पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में न आता था। 1 2 3 चलता पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था जो मेरे लिए अगम्य था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, यूँ बाबा जी का परिवार बढ़ा। उसी तरह मेरे लोग का भी परिवार बढ़ा। अर्थात अंग्रेजों की सभ्यता को सीखने के लिए धीरे धीरे मेरे मन में भी
क्या हुई, लालसाएं बढ़ती गई। जैसे सबसे पहले आर्मी नेवी के स्टोर से कपड़े सिलवाए, फिर जो शौकीन लोग कपड़े पहनते वैसे कपड़े रातों रात सिलवाए, फिर टाई बांधने की कला सीखी, है ना, और फिर बाल पट्टी डालकर बाल बनाना सीखा, ठीक है। और सभ्य बनने के लिए उन्होंने और क्या किया, नाचना सीखा, फ्रेंच भाषा सीखी उन्होंने, है ना, लच्छेदार भाषण करना सीखा। इस तरह से उनका भी एक के बाद एक करते हुए इस सभ्य बनने के लोग का परिवार भी बढ़ा, अर्थात लालसाएं भी बढ़ी। वायलिन बजाना सीख लूँ तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। फिर देखो और लोभ कैसे बढ़ा कि यदि मुझे वायलिन बजाना सीख लूँगा तो सुर ताल का मुझे ज्ञान हो जाएगा। 3 पाउंड वायलिन खरीदने के लिए गंवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए दिए। मतलब वायलिन तो खरीद लिया किंतु बजाना सीखना है तो शिक्षक की भी ज़रूरत है, तो उन्होंने किसी शिक्षक के पास जाकर वायलिन बजाने की कला सीखी। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा। उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट करनी थी। गिन्नी क्या होता है, एक सोने का सिक्का, तो एक सोने का सिक्का भेंट करना ही पड़ा उसे भी। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी, पीठ का एक भाषण शुरू किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, मैं जागा। अब देखिए यहाँ पर गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि मैं सभ्य बनने के चक्कर में अपनी पहचान खोता जा रहा था, किंतु जब मैंने बेल साहब की पुस्तक खरीदी और उसे पढ़ी तो मैं जागृत हुआ। अर्थात बेल साहब ने मेरे कानों में घंटी बजाई, में जागा, अर्थात बेल साहब की पुस्तक का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं जागृत हो गया, मुझे अपनी असलियत की पहचान हो गई। फिर मैंने सोचा मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है, अर्थात गांधी जी ने फिर सोचा कि मुझे हमेशा कौन सा जीवन में इंग्लैंड में जीवन बिताना है। लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूँगा, नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूँगा। वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या अध्ययन बढ़ाना चाहिए, अर्थात मैं यहाँ इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करने आया हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ और मुझे यहाँ पर विद्या प्राप्त करना ही, विद्याधन को ही प्राप्त करना चाहिए, अर्थात अपना ज्ञान ही बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। पेशा कौन सा, अर्थात गांधी जी वकील बनना चाहते थे, इसलिए कह रहे कि अपने पेशे से संबंधित ही तैयारी मुझे करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये लोग छोड़ देना चाहिए। अब गांधी जी को ये बात समझ में आ गई कि मुझे अपने अच्छे आचरण से ही सभ्य बनना चाहिए, ठीक है, और ये सारे लोग, ये सब लालसाएं मुझे छोड़ देनी चाहिए। ये सब किसका प्रभाव है, बेल साहब की पुस्तक पढ़ी थी उन्होंने, उसी का प्रभाव गांधी जी पर पड़ा और वे जागृत हो गए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं सभ्य बनने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं अपनी पहचान को नहीं खोऊंगा, मैं अपने अच्छे आचरण से ही सभ्य बनूंगा। इन विचारों की धुन में मैंने उपर्युक्त आशय के उद्गारों का अर्थ होता है भावना से युक्त पत्र भाषण शिक्षक को भेजा। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था, इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने चली होगी। पोशाक की टिमटाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना।